ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज का ये पहले चैप्टर का 5वां वीडियो है, यानी कि वीडियो 1.5, पहले चैप्टर का 5वां वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है हेनरी का नियम, पूरी तरह से एकदम सबसे सरल भाषा में हम इसको समझेंगे, जीरो लेवल से। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए, एक एक चीज़ को बहुत जीरो लेवल से समझेंगे। और इनके नोट्स आपको, ये वाले नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। अब हर वीडियो के नोट्स आपको मैं दिया करूँगा और जो भी चीज़ समझाने की होगी उससे मैं बोर्ड पर समझाऊँगा। जो चीज़ मुझे लगता है कि केवल थ्योरी ज़्यादा है तो उसको मैं डिस्प्ले पर समझा दिया करूँगा, क्योंकि ये डिस्प्ले पर मुझे थ्योरी लिखनी पड़ेगी, उसमें आपका और मेरा दोनों का समय बच जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं बोर्ड पर कराऊँगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़, हेनरी के नियम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा विलेयता के बारे में जान लो। किस चीज़ के बारे में? विलेयता। याद से समझ लीजिए, विलेयता मैं कह रहा हूँ। विलेयता क्या है कि भाई एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में, यानी कि कोई एक विलायक है जैसे कि जल, उसमें कितनी चीनी को हम आसानी से घोल सकते हैं, वो मात्रा आपकी कहलाती है विलेयता। यानी किसी भी विलायक में कोई दूसरा पदार्थ हम उसमें कितनी, मतलब जितनी आसानी से अधिकतम मात्रा उसकी घुल सके। यानी कि समझ लो, मैं बात कर रहा हूँ कि भैया ये 1000 ml आपका जल है, जल। अब इसमें कितना मैं अल्कोहल आसानी से विलय कर सकता हूँ, यानी घोल सकता हूँ, या इसमें कितनी मैं चीनी आसानी से घोल सकता हूँ, तो वो मात्रा आपकी कहलाएगी विलेयता। ओके, ठीक है। चलिएगा, अब हम सीधे सीधे हेनरी के नियम को पढ़ते हैं। हेनरी का नियम क्या है देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है सीधी सीधी बातों में कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखिए, विलेयता का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। पहले ऐसा समझो कि हमारे पास कोई भी एक विलयन है और इसमें हमने कोई गैस मिला दी। क्या मिला दी? गैस। तो गैस का अपने आप में कुछ ना कुछ दाब होगा, और ये गैस कितनी इस विलयन में घुल जाएगी, तो वो घुलने वाली गैस की मात्रा को हमने बोला है विलेयता। तो इसको हम m बोलेंगे। m का मतलब कितनी मात्रा इस विलयन में घुल रही है गैस की, ठीक है। तो वो मात्रा किस पर निर्भर करती है? इसके दाब पर निर्भर करती है। जो गैस है उसके दाब पर निर्भर करती है कि उसका दाब कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ही ये आसानी से घुल जाएगी। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको समझाऊंगा। सारी चीज़ आपको बहुत ही सिंपल चीज़ों में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, परिभाषा एकदम क्लियर हो गई ना। स्थिर ताप पर, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि किसी विलयन में घुली गैस की मात्रा m है, स्मॉल m, तथा गैस का साम्य अवस्था में दाब कितना है? p है। तो गैस की जो विलेयता, ये आपकी गैस की विलेयता किसके समानुपाती है? उसके दाब के समानुपाती है। याद रखिएगा, ये वाला जो चिन्ह है, ये समानुपाती का जो चिन्ह है, इसको जब हटाते हैं तो इसकी जगह पर क्या आता है? एक बराबर और एक कोई भी कांस्टेंट आएगा। तो इस चिन्ह को मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे क्या आ गया? एक बराबर और एक KH लगा दिया, जहाँ पर KH क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को, क्योंकि आप जानते हो विलेयता क्या है? आपकी घुलने वाली गैस की मात्रा। अब विलयन में जितनी गैस की मात्रा घुलेगी, अर्थात हम उसको मोल अंश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई, मोल अंश बराबर क्या होता है कि किसी पदार्थ का भार बट्टे अणुभार कर देते हैं तो वो मोल अंश निकल आता है। और यहाँ पर हम मात्रा की बात कर ही रहे हैं, तो मात्रा क्या हो जाएगी? उसके मोल अंश इंटू उसके अणुभार के बराबर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि हम इसको उसकी मोल अंश में भी व्यक्त कर सकते हैं। किसको? देखिए, लिखा हुआ है, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो, यानी कि इसकी जो विलेयता है, यानी ये जो गैस आपकी घुली हुई है, देखिए ये आपकी, यानी कि किसी विलयन में कोई हमने गैस घोल दी तो उसकी मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। यदि हम कह रहे हैं कि उसकी मात्रा ना लेकर, यानी कि विलेयता ना लेकर, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? मोल अंश ले रहे हैं, ठीक है। कि गैस की जो मात्रा है हम ग्राम में ना लेकर सीधे सीधे मोल अंश में ले रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, जब मोल अंश में लेंगे तो भैया बस ये था m समानुपाती p,
तो अब क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या ले रहे हैं, मोल अंश ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल अंश समानुपाती P हो जाएगा। तो इसको अब थोड़ा सा उल्टा करके बोलेंगे, कैसे कि हेनरी का नियम कि किसी, जैसे कि अब हमने यहाँ पर लिख दिया विलेयता को विलियन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त करते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा हेनरी का नियम कि किसी गैस का आंशिक दाब उस विलियन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो किसी गैस का आंशिक दाब विलियन के मोल अंश के, यानी विलियन में जो गैस है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका KH आ जाएगा। देखिए KH आ गया, आया ना, आ गया, तो हो गया काम खत्म। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, तो लो हो गया। यही चीज़ है बस, इससे ज़्यादा सिंपल। और आपको यदि कमेंट करके बता देना, यदि आपको बोर्ड पर चाहिए तो मैं बोर्ड पर भी समझा दूंगा इसको, ठीक है। चलिए, अब हेनरी का नियम की सीमाएं हैं कुछ। क्या है भाई सीमाएं? पहली बात तो यह नियम, देखो इस नियम को पहले पढ़ो, इस सीमा को। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। जैसे कि हमने किसी विलायक में कोई गैस मिलाई, तो ये वाली जो गैस मिला रहे हैं ऐसी होनी चाहिए जो विलायक के साथ कोई क्रिया ना करे, क्योंकि यहाँ पे विलायक है पहले से ही, ठीक है। दूसरा नियम नंबर 2 कि यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता जो विलायक में घुलकर आयनों में टूट जाती हैं। यानी कि जैसे कि HCl गैस है, ये जल में घुलेगी तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाती है, तो ये नियम इस HCl गैस पर भी लागू नहीं होगा क्योंकि ये आयनों में टूट जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस नियम को लगाने के लिए दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, गैस का दाब जो है अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। और ताप बहुत कम नहीं हो, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए, यानी कि गैस विलायक में जल्दी से घुल ना सके, ठीक है। और यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, ठीक। तो ये चीज़ है आपके, तो ये इसकी सीमाएं ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार ये पूछा गया है, काफ़ी बार ये आया हुआ है सीमाएं। चलिए, सीमाएं हो गई, स्क्रीनशॉट लेते रहना सारी चीज़ों के। अब अनुप्रयोग देख लीजिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बहुत ही सिंपल और एकदम मस्त चीज़ बताएंगे। क्या है अनुप्रयोग कि सोडा वाटर अथवा शीतल पेय पदार्थों में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। आपने देखा होगा जितनी भी कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे ही उसकी ढक्कन को खोलते हो तो क्या निकलता है, एकदम फिस देसी ना गैस निकलती है बाहर। कोल्ड ड्रिंक के गैस को खोलेंगे एकदम फिस देसी बाहर निकलती है। मतलब ये है कि उनमें क्या होता है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक हो, जितना भी आपने देखा होगा सोडा वाटर है, इनमें सब में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। याद रखिएगा, इनमें जितने भी सोडा वाटर पीते हो ना, सब में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो गले को आपकी गलाती है। ऐसा लगता है ना गले में मिर्ची सी जो लगती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक। और इस पानी में, क्योंकि ये सब पानी से बनते हैं, याद रखिएगा पानी से कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए या सोडा वाटर बनाने के लिए जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाई जाती है तो इसका दाब बहुत अधिक रखा जाता है ताकि ये जल्दी से पानी में घुल जाए। इस पानी में घुलने के लिए अधिक रखा जाता है इसका दाब। तभी आपने जितनी भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तो उसमें से फिस देसी ना गैस निकलती है क्योंकि वो अधिक दाब होता है। और जैसे ही दाब अधिक होता है, जैसे उसको खोलते हैं तो वो वायुमंडल में को भागता है एक संग, क्योंकि वायुमंडल से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए एक और अनुप्रयोग देख लीजिए इसका कि अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत कम होता है। अर्थात वहाँ पे ऑक्सीजन कैसी होती है, कम होती है। जितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट चोटी है या पहाड़ों पर चले जाओगे, ऊंचाई के पहाड़ों पर, वहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। देखा होगा आपने या सुना होगा कि जितनी जितनी ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर दमसा घुटने लगता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ पर इतने रहते नहीं हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसीलिए जितने भी पर्वतरोही हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले, पर्वतों पर रहने वाले या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके शरीर कमज़ोर होने लगता है और उनकी सोचने की क्षमता भी कम होने लगती है। इन्हीं लक्षणों को हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। इसी लक्षण को हम कहते हैं एनोक्सिया। तो ये किसके कारण होता है,
ऑक्सीजन का आंशिक दाब वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब वहाँ पर कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर दमसा घुटने लगता है। और यदि कोई ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर रहने लगेगा कोई इंसान, तो क्या होगा कि उसके मतलब शरीर में एनॉक्सी यानी फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लंग्स में, फेफड़ों में, ठीक है, उनके जितने भी मांसपेशियाँ उनमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। यही चीज़ आपने देखा होगा आगे गोताखोर जो होते हैं, कौन, गोताखोर, जितने भी गोताखोर हैं वो भी जितना मतलब क्या होता है पानी के अंदर जाते हैं वहाँ पर दबाव बढ़ता जाता है, यानी कि आपका दाब बढ़ता जाता है, तो उनका सीना फटने का डर रहता है, इसीलिए वो लोहे का कवच पहन के अंदर जाते हैं, यानी कि कूदते हैं उसमें। ठीक है, और एक और चीज़ समझो, वहाँ पे क्या होता है, विलेता, क्योंकि यदि उसमें अंदर चला जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं अंदर। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम होता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो शरीर को ऑक्सीजन ढंग से मिलती नहीं है, शरीर को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या होता है, वहाँ पर फफूंद, मतलब शरीर में रक्त में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये वाले 2 उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिएगा आगे वाला जो टॉपिक है वो वाष्पदाब। वाष्पदाब और वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट का नियम चलेगा। बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा। इस वीडियो में जो भी आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट करना, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएंगे PDF में, वो भी फ्री। ठीक है, वो जाकर ले लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता देना, मैं बोर्ड पर समझा दूंगा। आई होप कि मेरे द्वारा सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद।